दर्शन हो रहे हैं आज तो भाई। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को, सभी का जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सर। और हाँ हाँ आपका जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं और आप सभी लोग समय निकालते हैं, काफी अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं हमारी इसी बहाने से एक कनेक्टिविटी बनी रहती है और इसी कनेक्टिविटी के माध्यम से हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। सुनने का एक हमारे पास में माध्यम है और एक दूसरे के वार्तालाप से हम जो हम लर्निंग लें उसको शायद अपने जीवन में कहीं ना कहीं ढालने की जरूरत है। और जब हम बार बार किसी चीज पर चर्चा करेंगे या अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर समाज पे पड़ता है, क्योंकि जब समाज की चेतना के लिए इतने सारे काम होने हैं, समाज के जो जरूरत है, समाज की जो जरूरत आज के टाइम में जो सनातन की जरूरत है, बहुत सारे हमने सब्जेक्ट्स और टॉपिकों पे बात की है आज से पहले और आगे भी करते रहेंगे। आज भी एक नया सब्जेक्ट है, तो जिसपे जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या से, हमारे समय से, हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे आचार विचार रीति रिवाज से जुड़ी हुई चीजें हैं। हम जैसे भी पहले भी बताते आए हैं कि हम यहाँ पे किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा, किसी न्यूज का विश्लेषण करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे उन सब चीजों के लिए हैं जो हमारे समाज, हमारे सनातन के लिए हैं और जो धर्म और अधर्म के डिफरेंस, जो अंतर को बताती हैं। और उस पे जब हम बात करते हैं तो फिर हमें लगता है कि अच्छा, इस तरह से भी चीजें की जा सकती हैं, इस तरह से भी चीजों में हल या सॉल्यूशन निकल सकता है। तो आज का भी जो टॉपिक है ये भी काफी चर्चित टॉपिक था। पहले भी इसको लेना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश ले नहीं पाए, पिछले 20-25 दिन पहले भी लेना था। आज का जो टॉपिक है कि क्या जनसंख्या संतुलन हम सनातनी लोगों की एक समस्या है या एक जिम्मेदारी है। अब ये जनसंख्या संतुलन, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन बैलेंस, ये सनातनी लोगों के लिए ही यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि जो संतुलन खराब हुआ है जनसंख्या का, वो सनातनी लोगों का संतुलन खराब हुआ, बाकी किसी का संतुलन कोई खराब नहीं हुआ है। इसलिए जनसंख्या संतुलन भी इसको नाम दिया है। और इसको ठीक है, जब समस्या है पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन की समस्या, ये सब जो चीजें जब चलती रहती हैं लेकिन उस पे हुआ कुछ नहीं है। लेकिन आज के समय में जब हम इसको समस्या मान के डाल देते हैं कि चलो सरकारें कुछ इस पे काम करेंगी, सरकारों को कर देना चाहिए था, ऐसा था वैसा था, लेकिन वो एक प्रारूप है इस चीज का, वो एक पहलू है, एक अलग से रखे जाने वाला ऑप्शन है। लेकिन जब जनसंख्या संतुलन की बात आती है तो हमारी जिम्मेदारियां क्या है, एक सनातनी होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां कहाँ फिट बैठती हैं कि जनसंख्या के अनुपात को हम संतुलित बनाए रखें, जो पिछले 20-25 सालों में गिरा है। 90 के बाद, जितना मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, 1995 के बाद में ग्राफ गिरा है। और उस टाइम की जो बाद 90 के बाद की जो पीढ़ी है वहां पे जनसंख्या छटने लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे जो स्लोगन आया था, हम दो हमारे दो, तो वो भी बहुत बड़ा इसका कारक बना है। और वहीं पे सबसे ज्यादा तो यदि जब एक देश के लिए कोई कानून बनता है या नियम बनता है या कोई स्लोगन बनता है तो सभी के लिए बनता है, किसी जाति विशेष धर्म के लिए नहीं बनता है। लेकिन उसको सबसे ज्यादा फॉलो किया सनातनी और हिंदू समाज ने, कुछ किया और कुछ करवाया गया। उस टाइम की राजनीतिक पार्टियों ने भी इस चीज में काफी पार्शियलिटी की, नसबंदी जैसी चीजें चलाई, हम दो हमारे दो का स्लोगन चलाया, जबरदस्ती नसबंदी कराया, ये कराया, तो लोगों का उस लेवल पे उस टाइम पे ब्रेन वॉश हो गया। और फिर लोगों को भी ये लगने लगा कि हाँ भाई ठीक, अच्छी चीज है ये, हम दो हमारे दो का जो सिस्टम है ये बहुत बढ़िया है। और आज से 30 साल पहले चला हुआ हम दो हमारे दो का सिस्टम आज हम दो हमारे दो पे भी नहीं है, हम दो हमारा एक और हम दो हमारे एक पे भी नहीं है, मतलब वहां तक भी हम स्किप हो चुके हैं। हमारी लापरवाही की और उस टाइम पे जो समस्या थी, उस टाइम पे जो हमारे माइंड ने ट्रैक किया हम दो हमारे दो पे, आज हम उस चीज से भी मतलब और नीचे जाने के स्तर पे सोचने के हिसाब से। उसमें और भी बहुत सारे कारक हैं जो यदि और भी लोगों से हम इस पे राय लेंगे, और भी लोगों से बुलवाऊंगा मैं, ज्यादा मैं आज इस सब्जेक्ट पे मैं खुद से नहीं बात करूंगा, कि इस पे और भी कारक है कि जब एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि
सनातनी समाज से हमने पहले भी रखवाया था कि शादी की उम्र के ऊपर से भी चीजें जब चली जाती हैं तो वहां भी एक समस्या खड़ी हुई है कि समय के हिसाब से सनातनी समाज के बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, तो ये भी पॉपुलेशन का एक है। लेकिन मैं इन सब चीजों पे ना मैं आप लोगों से ज्यादा सुनूंगा, मैं अपने कुछ पॉइंट्स हैं उन पे रख देता हूँ, ये मेरे पॉइंट्स का पार्ट नहीं था वैसे। कि सबसे पहली बात है कि जनसंख्या संतुलन क्या है और इसकी भूमिका आज के समाज में क्यों जरूरत है। तो जनसंख्या संतुलन ये है कि सनातनी समाज ने जो अपने आप को इकोसिया कहते हैं ना कि एक तरफा कर लिया है, बिल्कुल संकुचित कर लिया है और वन साइडेड करके हम अपने आप को ऐसे रह के चल गए हैं कि मतलब जैसे ना न्यूक्लियर फैमिली जो बिल्कुल जो जॉइंट फैमिली थे उनसे न्यूक्लियर में आ गए, न्यूक्लियर से भी जाके पता नहीं और हम माइनस में जाने के हिसाब से। और जो जनसंख्या पॉपुलेशन का जो बैलेंसिंग है, जो ग्राफ है हिंदू समाज का, सनातनी समाज का, उनकी अधर्मियों की तुलना में बहुत फास्ट मोड में गिरता जा रहा है हर वर्ष के हिसाब से। और इस पे देखा जाए 2011 के बाद में, 2021 में पता नहीं हुई या नहीं हुई, मुझे नहीं लगता 2011 के बाद जनसंख्या उस पे कोई अच्छे से इस पे सर्वे नहीं हुई है और ये आंकड़े नहीं निकल के आ पा रहे हैं कि इसकी एक्चुअल फिगर क्या है, क्या इसका है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से इस चीज को साइड में ही रखती गई हैं और राजनीतिक पार्टियां भी इस पे कोई अभी तक जो ठोस कदम नहीं उठा पाई हैं इस चीज पे भी। तो आज के समय में भी ये इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारी जनसंख्या का जो असंतुलन है सनातनी लोगों का बहुत बिगड़ता जा रहा है, जिसपे वापस से हमें ध्यान लाने की जरूरत है। अच्छा, इसकी वजह से अगला जो पॉइंट्स है मेरे हिसाब से कि जब जनसंख्या का इतना हम गिरता हुआ स्तर या कहते नहीं कि कम होता हुआ या माइनस में होता हुआ यदि हमारा समाज इस तरह से चला जाएगा तो जो रिश्तों की, पारिवारिक रिश्तों की जो बुनियाद है, जो रिलेशन, सगे संबंधियों की जो बुनियाद है, जिसमें चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, मामा का रिश्ता, फूफा का रिश्ता, मौसी का, चचेरी बहन का, इनका जितने ये रिलेशन है, तो क्या ये एक समय के बाद ये खत्म या कम नहीं हो जाएंगे? आज कम हो रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद ये खत्म भी हो जाएंगे। जब ये खत्म और कम हो जाएंगे तो क्या हमारी संस्कृति को जब हम मानने वाले ही जो हमारे रीति रिवाज है, पारिवारिक रिलेशन है, क्या हमारी संस्कृति या सभ्यता पे फर्क नहीं पड़ेगा? उस पर भी फर्क पड़ेगा जब उनको निभाने वाले, उनको रीति रिवाजों को चलाने वाले, क्योंकि सनातन किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक काम का नाम नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम तक जीने का नाम नहीं है, क्योंकि ये पूरे जीवन हमें संस्कृति के तहत, रीति रिवाजों के तहत जीना पड़ता है। और रीति रिवाजों को निभाने के लिए कोई आगे पीछे भी तो होना चाहिए। हर चीज में हमारी सनातन संस्कृति है, बच्चा पैदा होने से लेके उसके बाकी प्रोग्राम से लेके, शादी सिक्का से लेके, उसके मतलब शुरुआत से जो प्रोग्राम होते हैं, नामकरण से लेके फिर आगे अंतिम संस्कार तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, सब सनातन पद्धति और कहीं ना कहीं चीजों से, संस्कारों से जुड़ी हुई हैं। तो ये संस्कार फॉलो करने के लिए भी हमारे पास में पर्याप्त जनसंख्या, पर्याप्त पारिवारिक सदस्यों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी ये एक बहुत बड़ा कारण आएगा निकल के कि इस चीज का भी इसमें बेसिकली डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यदि हम सनातनी लोगों की जनसंख्या संतुलित नहीं हो पा रही है तो एक चीज मुझे बताइए, जब सनातनी लोग इस जमीन पर, इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में धीरे धीरे कम हो जाएंगे या धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जब धर्म को मानने वाले लोग, जो धर्म को मानने वाले लोग जो सजीव हैं, कहते नहीं, जो एक्टिव हैं, जो मतलब क्रियात्मक हैं, डायनेमिक हैं, जब इस संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति क्या इस धरा पर, इस वसुंधरा पर बच पाएगी? तो सनातन संस्कृति से डायरेक्ट सनातन लोगों की जो जनसंख्या कम हो रही है, वो संस्कृति को वापस से रिटेन करने का ही मुद्दा है, पालने का ही मुद्दा है कि इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए जनसंख्या का संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो संस्कृति कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी पेड़ पे लगती है, उसको जब मानने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो सनातन की बात कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अगला इस पे जो पॉइंट्स है, हमारी संस्कृति सनातन हमारी जो सनातन संस्कृति में जो जैसे जो भी जनसंख्या, जो हमारे परिवारों में जो चीजें हैं,
उनको यदि हमारे पास में उपयुक्त मेंबर नहीं होंगे किसी भी कार्यक्रम के लिए, शादी समारोह के लिए या किसी और इतने सारे रीति रिवाज जो हमारे समाज में बहुत फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, और रिलेशन तो पहले ही इतने फीके पड़ चुके हैं आज के समय में कि जो रिलेशन है उनको भी हम ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, वो मेंटेन जितने हो सकते हैं वो तो हो, लेकिन पारिवारिक लोग यदि कहते हैं कि रिलेशन में यदि कोई बड़ा भाई है और बड़े भाई का भले ही वो कर्तव्य नहीं निभा रहा है, लेकिन यदि नाम के लिए भी बड़ा भाई है तो शायद आप उससे ये आशा रख सकते हैं कि भाई जब बड़े भाई का कोई कर्तव्य ऐसा आए या ऐसा किसी रीति रिवाज में उसकी जरूरत पड़े तो शायद वो निभाएगा। जब होगा ही नहीं तो किसी के भाव अभाव में हम ये बोले कि जी देखो जी उनके 4 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, इतना बड़ा परिवार है, तब भी उनका कोई आगे नहीं है, पीछे नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये कहने के बाद में अपने आप का पल्ला पीछे झाड़ लेते हैं, क्योंकि परिवार में बनना, कम बनना, ज्यादा बनना, सब काटछाट सब जगह होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज को सही से जस्टिफाइड कर दें कि ठीक है भैया कम रिलेशन हो, छोटा परिवार हो, ये हमारे लिए ठीक है या यही सही है। ज्यादा बड़े परिवार से देखो भाई कोई फायदा नहीं है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उनके पास इतना बड़ा परिवार है, उनके साथ में आज के टाइम में कौन खड़ा हुआ है। ऐसे करके हम दूसरे लोगों को भी गुमराह कर देते हैं। जब हम किसी काम को नहीं कर पाते, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी काम को ना कर पाऊं या कोई और व्यक्ति विशेष नहीं कर पाए, तो किसी दूसरे को करने के से हम क्यों डिमोटिवेट करें। उसके लिए तो शायद हम कोई सही पायदान या सही ये चीज कह सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज का मतलब निकलता है। और जनसंख्या की बात आती है तो पारिवारिक लोगों के पर्याप्त सदस्यों का होना बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से सबकी उपयोगिता और सबका महत्व होता है जो समय के हिसाब से पता लगता है। आज किसी चीज में लड़ाई झगड़े हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि आपके भाई का रिलेशन, आपकी बहन का रिलेशन, आपके चाचा ताऊ का रिलेशन वो खत्म हो जाता है। रिश्ते नाते किसी लड़ाई झगड़े से टूटते नहीं है, खटास कमा बेसी जरूर आ जाती है, लेकिन रिश्तों का होना जरूरी है और समय के हिसाब से उन रिश्तों की बुनियाद का हमें पता लगता है। और यदि जिस तरह से हमारे सनातनी लोगों की जनसंख्या का जो अनुपात है लगातार गिरता जा रहा है, इसके बारे में भी जैसे कि आप लोग भी इस पर बोल सकते हैं कि उसके आने वाले समय में दुष्परिणाम कई सारे एंगल से होंगे। एक एंगल से नहीं होगा, रिश्ते नाते खत्म होंगे, रीति रिवाज खत्म होंगे, संस्कृति खत्म होगी, और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए भी हमारे को उस कटघरे में अपने आप को लाना पड़ेगा कि हम शायद वो भी न लड़ पाए। तो पॉपुलेशन को, जनसंख्या को संतुलन करने के लिए तो हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ने के लिए भी पारिवारिक लोगों की, सदस्यों की जनसंख्या को, रीति रिवाजों को मेंटेन करने के लिए, संस्कृति को फॉलो करने के लिए सभी एंगल से जनसंख्या का संतुलित होना जरूरी है। और यदि इस पे जैसे कि अब कुछ लोग इस पे और भी चीजें लेके आएंगे, मैं 1-2 चीज इस पे और रख देता हूं, उसके बाद आप लोगों के लिए सेशन ओपन हो जाएगा। कि जो आज से पहले सरकारें थी या जो आज सरकारें हैं, ये जनसंख्या की समस्या ये इतनी नई नहीं है, ये पुरानी समस्या है। ठीक है, 10 साल 11 साल पहले से हम लोग एक विशेष सरकार के तहत आके अपने आप को चीजों में इन्वॉल्व करने लगे, समझने लगे एक दूसरे को, लेकिन उस सरकार ने भी अभी तक कोई इस पे ठोस कदम तो उठाया नहीं है। 10-11 साल हो चुके हैं और सरकार के तहत कहते नहीं कि सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, यदि सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी या सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम जो कुछ एटलीस्ट एज ए सामाजिक प्राणी या एज ए सामाजिक मनुष्य जो हम जिम्मेदार सदस्य हैं एक सनातन के नाते, तो हम क्या कर सकते हैं उस पे तो हमें प्रावधान लेके चलना चाहिए। कुछ माइंडसेट हमें अपने आप को लेके चलना चाहिए कि हम उस पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि सरकार यदि कुछ नहीं करेंगी तो हम सारी की सारी चीजें सरकार पे ही तो नहीं छोड़ सकते कि यदि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। ठीक है, अब सरकार के एजेंडा में या उनके प्रोपेगेंडा में ये लिस्ट में चीज बहुत बाद में होगी कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सरकार को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पहली योजना के पहले साल में इसको करना चाहिए था, लेकिन आज 10-11 साल हो गए मजबूती से ये बीच बीच में मुद्दे तो उठे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके,
लेकिन इस पे कोई सॉलिड बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। और अच्छा, बिल पास नहीं हुआ, एक तो ये वजह है। जब बिल पास हो जाएगा, क्या इस चीज की गारंटी है कि जिसके लिए हम एज ए सनातनी बिल पास कराने के लिए सोचते हैं, तो बिल पास कराने से लिए क्या जनसंख्या उनकी कंट्रोल हो जाएगी? ऐसा लगता है कि वो इम्प्लीमेंट कितना हो पाएगा? या आज से पहले जितने बिल पास हुए हैं, या उनका प्रभावशाली ढंग से ग्राउंड जमीनी स्तर पे कितना प्रभाव होता है, या कितने लागू हो पाते हैं? जितना ये लेट बिल पास होगा उसका प्रभाव तो कम होगा ही, लेकिन एक समय के बाद तो इसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। इसका बनना ना बनना कोई मायने ही नहीं रखेगा, मेरा ये मानना है। हो सकता है मैं इसमें गलत हूं, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार पता नहीं अपना काम कितना करेगी नहीं करेगी इस पे, लेकिन सरकार के भरोसे रहते हुए अपने आप को कमजोर ना करें बिल्कुल, कि हम अपनी जिम्मेदारी या अपनी चीजों पे हम फोकस ही ना करें और सारा का सारा ठीकड़ा हम सरकार के ऊपर ये फोड़ते रहे कि ये तो काम सरकार ने करना था। ठीक है, सरकार अपने हिस्से का काम करेगी तो फिर सड़कों पे उतरे, और लोग सड़कों पे आज से पहले उतरे भी है इस सब चीजों के लिए। लेकिन सरकार को अभी हो सकता है ये जरूरी नहीं लग रहा है। सरकार बिना प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तो सरकार चलती नहीं है। अब ठीक है कि हो सकता है कि ये सरकार, ये सब लोग मानते हैं कि भाई सनातन धर्म की सपोर्टिव सरकार है, लेकिन अब बाकी मुद्दों पर काम किए हैं, लेकिन ये मुद्दा अभी तक उनकी लिस्ट में ऊपर नहीं आ पाया। तो मैं तो अभी सरकार और उस सब चीजों के लिए इतनी बात रखूंगा। बाकी आप लोगों से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और आप लोगों से मैं इस पे राय जानना चाहूंगा। और सभी से मेरा यह अनुरोध है कि 2-2 मिनट से ज्यादा का समय ना लें, 2-2 3-3 मिनट बात रखें अपनी। और फिर इसको हम, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा रविंदर कालखंडे जी से, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखें, क्योंकि उनका ये टॉपिक था, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा इस पे और अच्छा विश्लेषण सुनना चाहूंगा। उसके बाद जो हमारे बाकी ऑडियंस हैं वो फिर अपनी इस पे राय या अपना सजेशन या समाधान अपनी बात रखें, और सब कम से कम समय में अपनी बात रखें, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सुन सकें। जी रविंद्र कालखंडे जी, जय श्री राम। सर अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय श्री राम सर। जय श्री राम सभी को। जी सर। देखो योगेश जी, वैसे आपने बात सारी थोड़ा सा वो दे दिया रेफरेंस आपने सारी बातों का लगभग। और इसमें अच्छा, मैं अपने तरीके से अपनी बात रखूंगा। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। मेरी शैली भी थोड़ी सी उठपटांग सी है, मैं देसी आदमी हूँ। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें मेरी बात को, जो है कोई फालतू फंडा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी बात अपने तरीके से रखूँ। बिल्कुल सर। अच्छा, रखना ये चाहता है भाई, एक पीड़ा मान लीजिए, एक बात एक अपने पटल पर रखनी है मैं किसी प्रकार से। तो मान्यवर देवेंद्र जी, 2008 के आसपास लगभग हमने ये बीड़ा उठा दिया था जनसंख्या बिल वाला, और इस पे काफी काम किया हमने। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जहां तक बिजनेस लेवल तक भी ज्ञापन, धरने हमने किए इसमें। करने के बाद क्योंकि हमें घटनाएं, मैं उस समय जॉब करता था, मैं छोड़ करके आया उस चीज को, क्योंकि यहाँ की घटनाएं जो कैराना है ना हमारे यहाँ पे, यहाँ पे कुछ घटनाएं घटित होने लगी, तो कुछ चीजें बहुत बढ़ करके आगे आई। तो मैंने जो है सोचा भाई आगे तो भविष्य ही खतरे में है। तो हमने नौकरी को त्याग पत्र दे करके और यहाँ बीड़ा उठा लिया धरातल पे। जब यहाँ पे कुछ व्यापारियों को मारा गया, कई चीजें हुई यहाँ पे, तो हम उसमें जो है अपना कार्य ये सोच करके भाई कौन करेगा, हमें ही करना। तो बहुत प्रयास किए, बहुत कार्य करा हुए। खैर उसके बारे में तो मैं यहाँ कोई और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता अभी। तो लेकिन हुआ क्या, जैसे सरकार का थोड़ा थोड़ा सा मूड चेंज हुआ, फिर मुजफ्फरनगर दंगा और ये यहाँ पे शामली का दंगा और बाकी जो काफी सी चीजें हुई, तो उसमें सभी लोगों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो वहां पे ये चीज महसूस तभी होने लगी थी भाई कि एक शेर को कुत्ते खा रहे हैं भाई, एक अकेले शेर को कुत्ते खा रहे हैं। और ये जब चीजें बड़ी मात्रा में मतलब आगे बढ़ने लगी तो चिंता बढ़ने लगी। तो इसलिए हमने जनसंख्या वाला विषय उठाया।
लेकिन फिर हमने सोचा, जैसे मोदी जी वाला मामला चला, और क्योंकि भाई हम तो अपनी हिंदू हित और अपनी संस्कृति के पहले से ही के बारे में चिंतित रहते थे, तो बढ़ चढ़ करके हमने जो है भाई इसे प्रमोट किया, ये मोदी जी वाला। तो हमने सोचा, तो खैर वो भी हो गया, लेकिन उसके हो जाने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा ये था कि बदलेगा और इस पे काम होगा। लेकिन चूंकि राजनीति का दूसरा नाम स्वार्थ नीति भी होता है, और उनकी अपनी शैली, अपना तरीका भी होता है काम करने का। जी। जैसे बहुत बाद में जाके योगी जी आए, योगी जी ने आते ही ये जनसंख्या वाला मामला उठाया, लेकिन उस मामले को भी किसी न किन्हीं कारणों से, किस राजनीतिक कारण मामला दबा दिया गया। बड़ी खुशी हुई उस समय, मगर कुछ होगा, लेकिन नहीं हुआ, और ये एक पीड़ा बन गई। और पीड़ा आज देखो, जब से भाई थोड़ा सा हम भी शिथिल हुए, मोदी जी के आने के बाद हम लोग शिथिल हुए, भाई ये हुआ कि नहीं, अब तो भाई सरकार आ गई हमारी और कुछ न कुछ होगा, लेकिन वो चीज नहीं हुई, और उसके बाद वो पीड़ा बढ़ती चली गई जी। और उसी रूप से वो जनसंख्या लगातार, क्योंकि वो लोग भाई जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, वो लोग तो इतने जबरदस्त मिशन पे हैं, उन्हें तो किसी भी रूप में बढ़ाना है, इन आतंकवादियों की संख्या को बढ़ाना है। ये चीज आम जनता की समझ में आ रही है, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या समस्या हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो आज वो आवश्यकता बहुत बड़ी, मतलब एक विकट समस्या लेकर के हमारे सामने खड़ी है। उसके बारे में हमें सोचना, हमें किसी भी रूप में जनसंख्या नियंत्रण चाहिए, हमें किसी भी रूप में अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है। हमारी संस्कृति, हमारे जो संस्कारों में निहित है, हमारे 16 संस्कार होते हैं, वो संस्कार जिस प्रकार के आज हालात हो गए हैं ना, भाई सारे नाते रिश्ते सब कुछ खत्म हो रहा है, तो वो संस्कार भी हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं उसमें। सही बात है। तो अगर ये सारी बातें सोचते हुए आज हमें घोर आवश्यकता है कि हम मांग तो करें जनसंख्या नियंत्रण की, लेकिन हमें अपनी जनसंख्या को बढ़ाना है, किसी भी सूरत में बढ़ाना है। इस दशा में, इस दिशा और दशा में हम जो भी कर पाए वो कम है, आज की घड़ी वो कम है। अच्छा, अभी के लिए क्योंकि हम देख रहे हैं, दूसरे जो लोग हैं वो तो बम लिए खड़े हैं, वो तो आत्मघाती है, वो फटने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा, वो मरने के लिए, मारने के लिए तैयार बैठे हैं, हम कुछ करने के लिए भी तैयार नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है, बहुत भारी डिफरेंस है। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमें ये सोचना है कि हम इसमें क्या करें, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है, और हमारे देखते देखते ही हमारा समाज बेहद कमजोर होता जा रहा है। उनके सामने हर मामले में समाज कमजोर पड़ता जा रहा है। बातें सेखी मारने से कुछ नहीं होता है, जो सच्चाई है सच को स्वीकार करना होता है। आप ये बताओ, जैसे एक बच्चा, मान लीजिए एक बच्चा आपके पास है, वो आपका चलो फौज में चला गया, वहां लड़ाई हो गई, वहां पे वो मर गया, या वो बीमारी से मर गया, या किसी एक्सीडेंट से मर गया, जैसे भी वो खत्म, वो परिवार खत्म हो जाता है, वहां वो वंश समाप्त हो जाता, मतलब समाप्त हो जा रही है सारी व्यवस्थाएं। तो ये एक घोर चिंतन का विषय है। और इसमें भाई देखो, हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो रही है, जैसे मैंने कल के बारे में आपको बताया था कि भाई उसमें गए हुए थे हम 13वीं में, हाँ जी। तो वहां पे भी चर्चा, तो सबसे पहले तो हर जगह जहां पर भी आप जाएं, हम वहां पर इस तथ्य को जरूर उठाएं, ये चर्चा जरूर करें, चर्चा से ही बातें आगे बढ़ती हैं जी। अरे आज तो चर्चा करने से, वोट देने से, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने से ही काम हो सकता है। कल मरना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा, सारा काम हमें करना पड़ेगा, और अब थोड़ा सा निकल करके आगे हमें आना पड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों के साथ जी। जैसे ये हमारी समस्या भी है और जिम्मेदारी भी है। समस्या तो इसलिए कि सामने विकराल रूप लिए खड़ी है समस्या, और जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी गड़बड़ तो हम ही कर रहे हैं। जब हमने खुद को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया, बच्चे हमारे यहाँ है नहीं, लड़ेगा कौन?
जी। तो ये वक्तव्य भी नहीं है, ये एक घोर चिंता का विषय है। और मैं तो बिल्कुल यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से। जी। हाँ जी। तो भाई इसमें बस यही है कि इसमें मतलब जहां भी जाए वही चर्चा हमारी पे होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आपने बहुत कम शब्दों में बिल्कुल तथ्य की बात बोली है कि हमें, आपने उस चीज को भी काफी अच्छा विश्लेषण किया कि समस्या तो है ही है, लेकिन हाँ जी, हमारी जिम्मेदारी कहाँ, कि जिम्मेदारी। हमने जनसंख्या को समस्या ही माना है, लेकिन उसको कभी जिम्मेदारी नहीं माना है कि हमने अपनी जनसंख्या क्यों कम कर दी 90 के बाद में, उसके लिए हमको किसने मजबूर किया। तो जो भी हमें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, और समस्या के समाधान के लिए जो हमें प्रारूप या जो हमें चीजें मैनेज करनी है वो तो समय के हिसाब से करनी है। रविंद्र कालखंडी जी ने बोल ही दिया है कि, और ये सच्चाई है कि हमें समय के हिसाब से लड़ना भी पड़ेगा, मतलब मानना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। एक छोटी सी बात और मेरी बाकी रह गई है, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो है इसमें आप ये देख लें, स्थिति जिस प्रकार की है, इस जनसंख्या की कमी के कारण आज हम लोग रक्षात्मक हो गए हैं, आक्रामक नहीं है। आक्रामक कोई है तो वो मारा जा रहा है, अगर कोई आक्रामक है भी तो मारा जा रहा है। और इसी के कारण की एक अकेला बच्चा है, उससे तो भाई उसी की सुरक्षा में लग गए हैं उल्टा। वो क्या हमारी सुरक्षा करेगा, हम हमें उसकी सुरक्षा भी, हम खुद लग गए हैं उसकी सुरक्षा भी। तो ये बहुत घोर चिंतन का विषय। इससे बड़ी चिंता फिलहाल नहीं है हमारे संस्कृति, हमारे धर्म के लिए इससे बड़ा और कोई दूसरी चर्चा है नहीं। बिल्कुल ठीक बात। धन्यवाद, बस इतना ही कहना था जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं फिर जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है उनको ही ले लूं। जी, आप बोलना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अध्यक्ष जी को राम राम। जय श्री राम। रविंद्र तोमर जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, मैं बाद में कंक्लूजन करूंगा थोड़ा सा। मैं बाकी ये शिवांजी जी हैं, इन्होंने हाथ रेज किया हुआ है। मैं ले लेता हूँ। हाँ, मैं वही पूछ रहा था आपसे ना कि उनको ले लेता हूँ जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। सतीश जी हैं शिवांजलि एसोसिएट से। सतीश जी, जय श्री राम, अपनी बात रखें। जय श्री सर, अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें एक बार। मैं जय श्री राम भाई साहब, धन्यवाद। श्री राम, जय श्री राम सर। सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। देखो, मैं सिंपली बात करूंगा, मेरे पास ज्यादा लगी लूतरी कोई बात नहीं होगी। सिंपल सी बात है, मैंने भाई साहब को अच्छी तरह सुना। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और पूरे जंगल में भेड़ बकरियों पे राज करता है। सारे हिरण को खाता है, जिसको दिल करता है उसको खाता है। बेशक हमारी जनरेशन कम है, मैं मना नहीं कर रहा, हमारे बच्चे कम है, ये 43% की स्पीड से बढ़ रहे हैं, हम इन्हें नहीं रोक सकते। और इनको रोकना या ना रोकना, सरकार का कोई नियम लाना या ना लाना, ये बेफजूल की बातें, करेक्ट, इनमें कुछ रखा नहीं है। क्योंकि जिसका जमीर गिर गया, जिसकी आत्मा मर गई, जिसका इस संसार में से नाता टूट गया, और जो इस पूरे धार्मिक कर्म कांड के अनुसार जो एक इंसान के गुण होते हैं, उन सभी से नीचे स्तर पे गिर जाता है, उसका नाम होता है नेता। तो उस तरफ जाना, एक मेरी तरफ से चर्चा अगर कोई करता है उस तरफ की, तो वो एक सिर्फ मूर्खता है। मैं तो ये मानता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी एक ही बात कही थी। मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटी है। मेरी इच्छा थी मेरे 4 बच्चे हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरी बच्ची मेरी बहुत क्रिटिकल पैदा हुई, वो ओवरवेट थी, तो मैं 4 बच्चे नहीं कर सका। मुझे उसका दुख है। लेकिन मैं एक ही बात जानता हूं, हमारे पास जो भी, मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों के तीनों बच्चे मेरे शेर हैं। उनके पास, उन्हें लाइसेंस मेरे पास है, रिवॉल्वर चलानी आती है,
उन्हें मैंने सब कुछ सिखा रखा है, उन्हें मैंने इस्लाम पढ़ा रखा है। मेरे पास 4 लैंग्वेज की कुरान है, मैंने पढ़ी, पढ़ के मैंने उनको समझाया। मैंने उनको नफरत नहीं भरी उनके अंदर, मैंने ये नहीं कहा इस्लाम जो है डर्टी है। अगर मैं ऐसे कहूंगा तो वो डाइवर्ट हो सकते थे। मैंने कुरान का सुर 5, सुर 6, सुर 9, सुर 21, सुर 22, ये 5 ही चैप्टर बहुत है बच्चे को प्योर सनातनी बनाने के लिए। 5 चैप्टरों में सफिशिएंट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई साहब रविंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं इनकी दिल से इनको इतने धन्यवाद दूंगा जितने इस संसार में ना समा पाए। इन्होंने कहा कि जहां जाए अपनी बात को रखें। हाँ, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल। भाई साहब हम इतने मूर्ख हैं, हम दब जाते हैं। क्यों दबे भाई? हम अपनों से दब रहे हैं। हम पे हमारे जो बच्चे हैं, मेरे पास 2 बेटी हैं, मैंने दोनों को बिल्कुल बिंदासली भर रखा है। मैं कहा बेटा जब तुम्हारी शादी होगी 4 बच्चे से कम तुम्हें नहीं पैदा करने, चाहे जो मर्जी विपदा आए, मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मोटिवेट करो ना, मोटिवेशन ही हमारी ढाल है। करेक्ट। और मोटिवेशन जब होगा जब हम स्ट्रांग होंगे, हम मजबूत रहे उसके सामने। हमें कुछ नहीं करना, हमें जमीन पे काम करना है, जमीन पकड़नी है, सिंपल सा काम है। कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। हम अगर गधों के बारे में सोचेंगे, गधे तो बहुत होते झुंड में, हिरण भी बहुत होते झुंड में, इनके बारे में सोचना गलत है। मेरी तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी अवेलेबल है, देखो हमें अवेलेबल में से ही सोर्स निकालना है, हम इस पर काम करें, ना कि हम ये चर्चा करें यार ऐसा क्यों हो गया जो हो गया, छोड़ो उस बात को, उसमें कुछ नहीं रखा। गवर्नमेंट पॉलिसी है, मैंने आपको क्लियर कर दिया गवर्नमेंट के बारे में, नेता कौन होता है इसके बारे में आप बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। अब आप अपने आप समझे कि नेता कौन होता है, आपका अपना विवेक है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सनातन धर्म को जीवित रहने का एक साधन है, जिसके पास भी बेटा है या बेटी है, ठीक है, सिर्फ उनको ये मोटिवेट करें, बेटा अब जो गलती हुई वो हो गई, आइंदा कम से कम 4। मेरे घर में सिर्फ हम 13 भाई हैं, टोटल 4 ताऊ के, हम 13 भाइयों में एक भाई तो हमारा एक्सपायर हो गया, 12 भी अवेलेबल है, 12 में सिर्फ मेरे 3 बच्चे हैं, बाकी सबके 4 है। हमने 4 से कम का टारगेट रखा ही नहीं किसी ने, हमें तो पता था स्थिति क्या होनी है। अभी हमारे 5-6 बच्चों की शादी हो चुकी है, सभी से क्या रखा है। और जब हम आए दिन कोई ना कोई फंक्शन में मिलते रहते हैं, बड़ा परिवार है, शादी ब्याह होते रहते हैं, तो हम उन्हें यही समझाते हैं बेटा टारगेट को लूज नहीं करना, कोई दिक्कत आए जब मर्जी 24 आवर्स कॉल करना, मैं राउंड द क्लॉक तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। क्यों? उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे तो समस्या हल नहीं होगी। करेक्ट। अपने आप जमीन बन जाएगी। जब हम सभी के हम मोटिवेट आपस में कर लेंगे, जमीन अपने आप बन जाएगी। जब जमीन बन जाएगी तो पैदावार होनी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई हम बोल रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो मैं ऐसा सोचता हूँ जी। अब छोटी मोटी घटनाएं हम टॉलरेट ना करें, ये भी है। मैं भी मिक्स पॉपुलेशन में रहता हूँ, बोल्ड रहता हूँ, जब मर्जी लड़ पड़ता हूँ, जब मर्जी इस मर्जी से भिड़ जाता हूँ, तो लोग आते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं लोगों के दुख दर्द में जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ वहां, उनके साथ काम आता हूँ। कोई भैया हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ, भैया कोई हेल्प बताना। मैं अमरूद भी, आज मैंने अमरूद लिए है, वो भी मैंने नाम देख के लिए, पेटीएम पे चेक करके लिए अमरूद। यही तो करना है, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना।
स्कैन कर दो। आवाज थोड़ी आपको कम नाम होगी सर पूछने में जी। परेशानी है ना, आपको नाम पूछने में परेशानी है तो स्कैन कर लो। भैया पेटीएम दिखा दे, स्कैन करो। नहीं यार पसंद नहीं आ रहे, छोड़ो, चल दो आगे। क्यों कंट्रोवर्सी में पढ़ते हो? मत पढ़ो कंट्रोवर्सी में। बहिष्कार तो कर सकते हो ना। अगर बहिष्कार नहीं करोगे और घर वालों बच्चों को मोटिवेट नहीं करोगे, इस समस्या का एक ही समाधान है सनातन धर्म को बचाने का, सिर्फ बहिष्कार और बच्चों का मोटिवेशन। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं हाथ जोड़ के सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, सभी ने मुझे सुना। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सतीश सर बहुत अच्छा लगा और बहुत आपने सुलझे हुए विचार और बहुत कम शब्दों में काफी मजबूती के साथ आपने अपने विचार रखे और अपनी जिम्मेदारी जो आप निभा रहे हैं, जो आप पारिवारिक जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, उसको भी आपने बखूबी रखा। बहुत आपके चीजों का मैं मतलब दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपके जैसे मोटिवेटर हमारे सेशन में आते हैं, अच्छा लगता है। और आपने उस चीज को अपने परिवार से मेंटेन किया है और आप कमिटेड हैं और आप बच्चों के साथ में एक अच्छे मोटिवेटर हैं कि एटलीस्ट आपने ये बात काफी अच्छी बोली कि हमें मोटिवेट करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लेके। तो जब तक हम बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन नहीं देंगे या वो मोटिवेशन हम नहीं रखेंगे तब तक वो चीज मेरे ख्याल से नहीं उस बच्चों के अंदर वो नहीं बैठेगी। तो इसलिए बच्चे भी उस जिम्मेदारी के रास्ते पर या उस जिम्मेदारी के रीति रिवाज पर तभी चलेंगे जब हम उनको उस जिम्मेदारी से वो पकड़ाएं या वो इंस्ट्रक्शंस दें कि यस वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। देन यू नीड टू टेक योर एक्शन एज यू वांट, एज यू कैन डू एट योर लेवल, जैसा आप अपने उस पे लेवल पे आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा देवेंद्र जी से, उसके बाद जो भी और किसी हमारे भाई ने अपने विचार रखने हैं वो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं उसी सीक्वेंस में सबको मैनेज कर पाऊं। देवेंद्र सर जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखिए कालखंडे जी ने, सतीश जी ने सारा और आपने सारा कुछ तो कह ही दिया है जी। लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं। जी सर। अभी कुछ बातें सरकार के प्रति भी, कुछ जिम्मेदारियां अपने प्रति भी जो बात चल रही थी। देखिए ये सारे स्टेटों में SIR पूरा होने के बाद ही हिंदुओं की सही जनसंख्या का आपको 70% पता पड़ेगा। 100% नहीं, 70% कि वाकई में आप लोग किस लेवल पर कितनी जनसंख्या आपकी है। ये सारे स्टेटों का SIR होने के बाद। और रेशियो कोई माने या ना माने, 30-70 का इस समय है, ये बाहर निकलने के बाद भी। और 30-70 का जिस भी कंट्री में इनका हुआ है वहां इन्होंने अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी है। आप जो अभी देख रहे थे बरेली का अटैक होने वाला था, ये अभी फरीदाबाद वाला कांड जो हो रहा था, ये आहट है। ये गवर्नमेंट की सतर्कता कह लीजिए, कड़ी निगरानी कह लीजिए, कि जिसकी वजह से ये हादसे टले हैं, नहीं तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। रही दूसरी बात, जब तक हम लोग पैसा कमाने की अंधी दौड़ को थोड़ा कम नहीं करेंगे, अपने अंदर थोड़ा संतोष की भावना पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं दे सकते। नंबर 2, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कराने की और करने की बहुत जरूरत है। नंबर 3, आज सभी वर्ग जितने भी हैं हमारे,
बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब कोई अशिक्षित नहीं है गांव में किसी में भी, कोई 1%, 0.1% कोई रह रहा हो तो नहीं कह सकते, नहीं तो अब किसी का बच्चा ये नहीं है कि वो स्कूल न जाता हो। खास तौर से अपने लड़कियों को खास तौर से बताइए कि बेटा एमसी के पीरियड में ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। नहाना जरूरी नहीं है एमसी पीरियड में। और मेरे शब्दों में आपको थोड़ा ये लग रही होगी कि मैं विषय से भटक के जा रहा हूं, नहीं। ये होता क्या है कि जब एमसी पीरियड के अंदर ठंडे पानी से बच्चा हाथ मुंह धोता है या उसका यूज करता है तो उससे जो रक्त स्राव है उसकी गति में अवरोध पैदा होता है और उससे अंदर रुकना शुरू हो जाता है और वो बननी शुरू हो जाती है गांठें, जिसकी वजह से आज की जनरेशन में 90% लड़कियों को फट से 1 महीना का हुआ नहीं, 2 महीने का हुआ नहीं, ऑपरेशन हो गया और फिर उसके लिए जाते हैं सफाई में। और यहीं से आपकी बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स ने बना रखा है धंधा हमको, खास तौर से हिंदू के लिए। हिंदू अगर उनके पास पहुंच गया सफाई कराने तो ये समझ लीजिए उनको एक मुर्गा मिल गया। वहीं से लेकर के और ऑपरेशन से बच्चा पैदा कराने तक का एस्टीमेट उनका बिल्कुल सेट हो जाता है। मुस्लिम्स के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम तो डॉक्टर बोल दिया आराम करना है तो आराम ही करना है, फिर हाथ पांव भी नहीं हिलाने। नंबर 1 सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी, जो पहले महिलाएं 6 महीने तक 7 महीने तक का भी बच्चा होता था पेट में, 9 महीने तक क्या, जिस दिन शाम को रात को डिलीवरी हो रही है सुबह तक काम करती थी, चक्की भी चलाती थी, सारा काम करती थी, तो उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती थी। अब जब आप खाओगे और पलंग पे पड़े रहोगे भैया तो ये बताओ नॉर्मल डिलीवरी हो कहां से जाएगी? फिर तो पेट कटवाना ही कटवाना है। और ये है हमारा लाड़, दिखावा कि हम कितनी केयर करते हैं। ये उस केयर का नतीजा है। और खास तौर से ये सभ्य समाज में और ज्यादा रोग है ये, जिसको पढ़ा लिखा समाज बोलते हैं। वो अनपढ़ों से भी गया गुजरा है। तो इन चीजों के लिए जागरूकता जरूरी इन चीजों के लिए है। और जब नॉर्मल डिलीवरी आप कराएंगे तो ऑटोमेटिक आपको 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जब जनानी एक बार पेट कटवा के आ जाती है भैया तो दूसरा करने में तो उसको डर लगता ही लगता है। अब आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी नाप सकते हैं इसको। और 2 के बाद तो फिर डॉक्टर ही मना कर देते हैं कि भैया तीसरे ऑपरेशन से होगा तो जान का खतरा है। ये है सबसे बड़ी बीमारी हमारे समाज में, जिसको शिक्षित वर्ग कहते हैं। और इस संबंध में किसी को अगर चाहिए, कोई भी बच्चा है, शादी कर रहे हो, उससे पहले 2 महीना पहले भैया मेरे पे फोन कर दो, मैं तुम्हें यहां से पुड़िया बना के दे दूंगा। एमसी पीरियड में 3 दिन खा लो, काढ़ा पी लो 3 दिन सोते समय, बिल्कुल क्लियर होगा। ऑपरेशन हो नहीं सकता, गारंटी देता हूं।
उस सिरदर्दी को पाल के बाद के लिए लेके क्यों जाते हो? फोन नंबर सबके पास है मेरा, जिस किसी को चाहिए बताओ, मैं तुम्हें यहीं पैक करके भेज दूंगा। और कोई ज्यादा महंगा सौदा नहीं, कोई ज्यादा महंगा सौदा नहीं कि 10-20 हजार लगाने पड़ेंगे। मैं कोरियर के 500 रुपए लगेंगे बस। और आयुर्वेदिक दवा कोई और गारंटी का वो है चैलेंज। तो मतलब क्या है, एलोपैथिक की तरफ जाएंगे तो कटना पड़ेगा। आयुर्वेद की तरफ हम आएंगे, अपनाएंगे तो स्वस्थ तो रहेंगे, लेकिन साथ ही मजबूती भी मिलेगी। करेक्ट। और अब कुछ दिन बाद में आपको मेरे बारे में मालूम पड़ जाएगा, मेरी सेटिंग हो गई है और करनी शुरू कर दी है मैंने। और कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह भी, क्योंकि मैं डॉक्टर, मतलब मेरे पास तो कोई आयुर्वेद का या वैसा कोई सर्टिफिकेट है नहीं, तो मैं दूसरे को करा रहा हूँ, पेटेंट उसके हाथ से करा रहा हूँ। और अपना एग्रीमेंट में 40-60 का मेरा रहेगा। बात करेंगे अब, देखो आगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो इसलिए स्वस्थ रहने की जरूरत है, जागरूकता करनी है, तो बच्चों को ये जागरूकता दीजिए। दूसरी चीज, एक हमारे लड़कों की बात है, जब बच्चा थोड़ी बहुत वर्जिश करेगा, हम उसको खेलने से मत रोकिए, लेकिन कम से कम लड़की हो या लड़का हो, उसके मोबाइल पे जरा माँ बाप को ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो कौन से फंक्शन यूज कर रहा है, किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। खास तौर से अपने बच्चों को रील्स बनाने से बचाइए, अगर उनकी मानसिक और शारीरिक ग्रोथ करनी है तो। ये बच्चे 8-8 साल के, 10-10 साल के बच्चे हैं जो रील्स बना के डाल रहे हैं, कोई डांस करके डाल रहा है, कोई मुंह टेढ़ा करके, कोई टांग टेढ़ी करके, तो क्या फायदा, ये बताइए। इन पर थोड़ा सा बच्चों पे, अपने परिवार जनों में, वैसे रिलेशंस में, इन पे थोड़ा अंकुश लगाया जाए तो बहुत बेटर है। जी सर, और लोगों के साथ में शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि लंबी कथा हो जाएगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर। आपने काफी प्रैक्टिकल चीजें रखी और कुछ चीजों पे आपने और बारीकी में डिस्कशन किया, जो समाज के लिए एक आईना दिखाती हैं और बहुत ही गंभीर विषय भी हैं। और आपने बिल्कुल रूट लेवल पे, कहते नहीं, जड़ पे आपने बात की है, और उस समस्या के समाधान से के हिसाब से भी, उस समस्या के बारे में भी, और आपने पूरा काफी अच्छे से विश्लेषण किया है आपने, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से, वो अपनी बात रखें, और फिर उसके बाद सेशन को हम कंक्लूड करेंगे। उसके बाद भी किसी ने अपनी बात रखनी है तो रख सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। जी रविंद्र जी। सभी भाइयों को राम राम। राम राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाकी तो सब बातें भाई आपने सबने कही दी, और बहुत अच्छे से कह दी। गुंजाइश तो इसमें किसी भी चीज की नहीं है जी। शारीरिक रूप से देवेंद्र भाई जी ने बता दी, बाकी रविंद्र कालखंडी जी ने तो बता ही दिए हैं, आपने भी रखा, और सतीश भाई ने तो बहुत बढ़िया बात रखी है, और उनकी बात से मैं 100% एग्री हूँ। लेकिन जैसे सतीश भाई हैं, थोड़ा सा अगर कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सतीश जी, सतीश जी शायद बिजी हैं कहीं पे। मे बी। चलो, मैंने आपको ना एक तुगले की चिट्ठी भेजी है, योगेश जी। इसको जरा स्क्रीन पे डालो और सबको दिखाओ। हाँ मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये सन 1976 की है। हाँ एक मिनट रुको, बस मैं इसको
कई भाइयों को ये होगा कि पता नहीं सरकारों ने जो आपने बात करी थी, तत्कालीन सरकार वो थी कि हम दो हमारे दो। हाँ जी, हाँ जी। ये जब नारा लगा था तो हिंदुओं ने अपना लिया हम दो हमारे दो, और उन्होंने अपना लिया हम दो हमारे गिन लो। उनका यही था, हमने तो कर लिया हम दो हमारे दो, और उन्होंने कहा हम दो हमारे गिन लो। सही बात तो है। चिट्ठी दिखाओ जरा, तो दिखा चिट्ठी रहा के बारे में बताऊंगा मैं। तत्कालीन 1976 की जस्ट इमरजेंसी के बाद की कहानी है ये। बल्कि इमरजेंसी के टाइम भी है, उससे पहले भी थी वो। दिख पा रही है? जूम करनी पड़ेगी ये। एक मिनट सर, मैं एक मिनट। अभी दिख पा रही है? कुछ भाइयों को दिख रही हो तो कह नहीं सकता मैं, खैर मैंने तो भेजी है, मुझे तो ये एक मिनट याद रुको, है। मैं इसको दूसरे तरीके से खोलता हूँ। अजी पढ़ के सुना दो। नहीं, एक मिनट रुको बस। नहीं, हो जाएगी। बाकायदा स्टैंप लगी है उस पे। दिख पा रही है? अब दिख रही होगी आपको। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा वैसे। सा थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये है हाँ, इस तरीके से, जूम न्यायालय कर परगना देखेंगे। मजिस्ट्रेट कैराना। हाँ, ये मैंने ये और जूम कर बेसिकली दिया। मेरा तो जब जब जन्म हुआ था उस मैं ये शायद 1 साल का होऊंगा या उस साल मेरा जन्म हुआ था, क्योंकि मेरी जन्म तिथि में थोड़ा सा 1976 की। 75-76 का कंफ्यूजन है। हाँ, मतलब मुझे 25, नहीं 8, पता, घर 76 की वालों है। को भी। हाँ, तो मुझे भी नहीं पता, घर वालों को भी नहीं पता कि 75 का जन्म है या 76 का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इस चक्कर में मैं पढ़तू तो बचे रहूं, न कुंडली का झाड़ न सब कुछ एकदम परफेक्ट है मामला। नहीं तो वो बड़ी दिक्कतें रहती है, कुंडली में ये हो गया वो हो गया। तो मैं सभी भाइयों को इस बात से ना अवगत कराना चाहता हूँ। ये मेरे दादाजी को चिट्ठी लिखी गई थी। उस टाइम की बात है कि लाइसेंस ना बहुत कम के पास होता था आर्म्स का। तो ये हथियार का लाइसेंस है। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपकी तरफ से कोई भी परिवार नियोजन में सहायता नहीं की गई है, हेल्प नहीं किया गया, योगदान नहीं किया गया, बल्कि योगदान लिखा हुआ है। तो आप नसबंदी का बता रहा हूं खुला रूप से कि नसबंदी में कोई भी सहयोग नहीं दिया आपने। आप अपने परिवार से एक सहयोग कराएं, नसबंदी कराएं यानी कि। हाँ जी। और अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साफ लिखा हुआ है चिट्ठी में। ये बड़ी संभाल के रखी हुई मैंने आज भी। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह का तुगलकी चिट्ठी आती थी। अब ये तो रही चिट्ठी। अब आप समझ सकते हो कि 75 के बाद, इमरजेंसी के बाद 76 में इनका कितना बोलबाला रहा होगा, तत्कालीन सरकार का कितना वर्चस्व रहा होगा, या कितना तानाशाही रही होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आदमी, भाईचारा, समूह और एरिया, गांव अगर आपके साथ है तो सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस टाइम पे दादाजी ने हमारे परिवार से न तो कोई सहायता करी नसबंदी में, और न किसी की औकात हुई कि निरस्त कर दे साला। ये सबकी ताकत थी। तो ये तो मात्र मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि भाई सरकारें क्या क्या करती थी, और सबूत है मेरे पास। अगर ये मैं मीडिया वालों को दे दूं तो मीडिया वाले इस पे इतना गरम मसाला लगा के टीआरपी बढ़ाएंगे, बहुत बढ़िया। ना मेरे हिसाब से तो दे ही दो एक बार ना। दे सकते हो, और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। देखो लोग उस टाइम पे। हाँ, सही बात है, दे दो। कांग्रेस वालों की वैसे ही बजी पड़ी है, और थोड़ी सी उंगली लग जाएगी। रविंद्र भाई को भेज देते हैं। हाँ, रविंद्र भाई कह रहे हैं इसको इतना बड़ा कर दूंगा मैं। सही बात है, हाईलाइट कर दूंगा। नहीं, ये देखो होना चाहिए। सही नहीं हो जाए बिल्कुल। चलो ये मैंने बताया नहीं था किसी को। एक्चुअली मैं
10 साल बाद सोच रहा था इसको बम फोड़ूंगा, लेकिन रविंद्र को भाई को देता हूँ, अपना बम फोड़ लेंगे मुझसे। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये जो है तुगलकी फरमान जो है, ये इनसे ये साबित करने के लिए काफी प्रमाण है कि हिंदुओं को उसी समय से ऑलरेडी दबाया गया और इनको बढ़ावा दिया गया। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदू न तो तब कमजोर था और ना आज है। जिनके कागजात ना डीएनए ओरिजिनल हैं, जिनके बही खाते ओरिजिनल है, जिनके ब्लड में आज भी है, ना तो जिब डरे और ना अब डरे। तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपका भाईचारा मजबूत है ना, आपका सामाजिक रुतबा मजबूत है, तो कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। मैं तो ये बताना चाहता कि उस टाइम पे उससे ज्यादा तानाशाही तो किसी की नहीं होगी ना, लेकिन दादाजी का सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, गांव ले लो, गुहांड ले लो, इतना मजबूत ताना बना था कि किसी की औकात नहीं हुई कि छेड़ भी दे। तो हमें एक रहने की आवश्यकता है। करेक्ट। और सर समाज को, मेरे याद है बचपन से अब तक कि दादाजी जो सर समाज के साथ लेके चलते थे, उनका नेतृत्व करते हुए चलते थे और सही को सही, गलत को गलत करते थे। बहुत बार मैंने देखा ऐसा कि अपने समाज, यानी कि हमारे गांव में जाटों की जनसंख्या भी काफी है, बाकी भी है, लेकिन अगर हमारे समाज ने गलत किया तो ये नहीं होता था कि मेरी जाति का मैं इसका साथ दूंगा ना ये नीति थी ना उन्होंने मुझे बताया। मैं मतलब काफी लोग तो कहते हैं कि भाई दूसरा रूप ऐसा है कि जैसे बलवीर सिंह बाबा थे मेरे, कि सबके साथ, सबको साथ लेके चलने की उनकी नीति थी और सही को सही, गलत को गलत थे। तो उसी चीज की आवश्यकता है कि अगर मेरा भाई भी आज गलत है तो हमें गलत कहना पड़ेगा, तभी सर्व समाज एक हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। करेक्ट, बहुत सही है। तो खैर, ये तो मैं एक छोटा सा प्रमाण आपको दिया था। दूसरी बात जो है देवेंद्र भाई की, मतलब थोड़ा सा देसी भाषा में बता दूं कि भाई इन बच्चों की ध्यान देने की जरूरत है। ये जो रील बना रहे हैं, अगर आप इनको रील बनाने दोगे ना, ये सारी रील बना देंगे कल को। ये तय है, रेल बननी सारी। तो इन पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो दिक्कत ये हो रही है कि आप देखो, अगर आप भी फेसबुक चलाते होंगे, कभी अगर लग जाओगे ना तो 2 घंटे कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जिस तरह की रील देखने लगते हैं, अगर आप उसमें धार्मिक देखोगे, संस्कारिक देखोगे, वो ऐसी आपकी आती जाएगी। अगर आप नकारात्मक देखोगे, वाहियात किस्म की देखोगे, तो इसी तरह की रीलें आती चली जाएगी। आदमी को मतलब जैसे मंत्रों के द्वारा संबोधित सम्मोहन क्रिया में कर लेते हैं ना, ये वो निठल्लापन है। तो बच्चों को इससे दूर करने की बहुत आवश्यकता है। बाकी तो भाई आपने जो भी कहा तो कहा, बस मैं एक बात जरूर कहूंगा, जहां भी बैठे, जिसके पास भी, चाहे खुशी में, गम में, कहीं बैठे हों, ये जो दिमाग में फतूर भर रहा ना कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, बहुत लोगों के, उनसे बस एक बात पूछ लेना, शेर का बच्चा तो एक बहुत अच्छा ठीक है, लेकिन 6.5 शेर के लिए शेरनी कितना लाएगा? लड़के की शादी करने के लिए लड़की चाहिए ना, क्या लड़के से ही करेगा? तो ये चर्चा करनी बहुत जरूरी है, हमें बहुत ही आवश्यकता है इस बात की, हमारी चर्चा करने की। और सतीश भाई की एक बात बहुत अच्छी है, उन्होंने अपने बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं वो। खेलना तो बहुत छोटी सी चीज होगी भाई, आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ सीधी तौर पर। सीधी बात कहता हूँ, सेल्फ डिफेंस सिखाओ, सेल्फ डिफेंस उसकी बहुत आवश्यकता हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बहुत आवश्यकता है। बहुत कठोर, घनघोर, गंभीर, बहुत ज्यादा आवश्यकता है सेल्फ डिफेंस सिखाने के बच्चों को।
हमारे बच्चे गांव में भी, शहर की तो छोड़ दो, गांव में भी बच्चे ऐसे, पहले गांव में बच्चे खेला था, खेल कूद के इतने मजबूत होते थे बहुत ज्यादा। बच्चे आज गांव में खेल नहीं रहे। पहले खेलने का सिस्टम, लड़ाई करने का सिस्टम, छोटी छोटी लड़ाइयाँ स्कूल में लड़ाई होती थी, हाथ साफ रहते थे बिल्कुल। तो आज हाथ साफ तो छोड़ो, अगर आपको कोई थप्पड़ मार रहा है ना तो आप हाथ नहीं उठा पाओगे। ऐसे मोम के फुसफुसिया बच्चे बना लिए हमने। मैंने यहाँ रुद्रपुर देखा है। आप सभी लोग तो भली बात ही जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस का भी एक कार्यक्रम चल रहा है वहां पे, अलग से अलग ही। और मैंने कबड्डी खेलना बच्चों को वहां एक दिन बुलाया कबड्डी खेलने के लिए, ऐसे लगे कि सारे के सारे मोम के हैं। और उससे पहले यह हाल था जो जवानों का भी, मैं आपको बताऊं 25-30 साल के बच्चे जो है, क्योंकि उनमें गर्म खून होता है, तो बोले अंकल खेलोगे? मैं कहा आजा खेल ले। बोले आप तो हार जाओगे, आपके साथ के जितने हैं तो आप तो हार जाओगे। मैंने कहा तुम भाई, मैं वैसे कहा मेरे को अकेले को झेल लो। तो आपको यकीन नहीं आएगा, 20-20 साल के, 25-25 साल के बच्चे ऐसे थे जैसे मैंने मोम का हाथ पकड़ लिया उनका। शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर हैं, बिल्कुल खत्म है, ऊट पटांग खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो कहां से उनको शक्ति मिलेगी? बिल्कुल खत्म पार्टी, डॉट कॉम कंपनी हो रखे हैं। और गांव का भी यही हाल है। बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ, सीधा कह रहा हूं भाई, शस्त्र सिखाओ, बात खत्म। सही बात है। इधर उधर की नो इफ नो बट ओनली जट, वो वाली कहानी है। सही बात है। और दूसरी बात, नशे से दूर रखो। सारा नाश हो रहा है हमारा नशे में। और जितने भाई तुम्हारे मान ले कोई जानकार वानकार नशे के चक्कर में है, तो उसको बोल दो भाई अपना नाश सुनिश्चित कर रखा है तूने, और तेरे बच्चे भी सुनिश्चित करेंगे पक्का 100%। एक शेर को कुत्ते खा रहे हैं भाई, ये हकीकत है। मर्द आदमी को नामर्द मार जा रहा है। चलो खैर, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, नहीं तो सुबह भी हो सकती है इन टॉपिक पे। तो बाकी लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा रविंद्र जी, आपने अपनी बात काफी अच्छी रखी। बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे अभी शैलेश जी हैं, फिर संजय सिमल्टी जी हैं, समय तो हो चुका है, 1-2 मिनट में अपनी बात रखें और फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। शैलेश सर, जय श्री राम। जय श्री राम योगेश जी, रविंद्र जी, सब सनातन भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में 150 से ऊपर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिना मुस्लिम वोट के, मैंने बिना हिंदू वोट के सपोर्ट, मैंने 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आराम से चुन के आते हैं। बीजेपी विरोधी, जो भी हिंदू सनातन के विरोधी में 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आराम से जीत के आ रहे। तो वो लॉ मेकर बन रहे, वो लॉ बना रहे, देश का कायदा कानून बना रहे हैं। जैसा अभी रविंद्र जी ने कहा, इमरजेंसी में उनको इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी गई थी, तो वो चिट्ठी हम सबके घर में आ सकती है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हमको सरकार पे करनी है, और ये कानून जितने जल्दी आएगा उतना जल्दी हम लोग इस समस्या से बच जाएंगे। और दूसरी बात कि हम जनसंख्या हिंदुओं की बढ़ाएंगे। हमने तो तय कर लिया है, जगह जगह पे हम शादी में जाते हैं, हमने वैसे एक रविंद्र जी जैसे हमने एक चिट्ठी बना दी है, नव दाम्पत्य को हम लोग एक चिट्ठी देते हैं कि भैया आप जगत में 2 आए हो, कम से कम 2 छोड़ के जाओ। 2 से 1 करोगे तो आप नष्ट हो जाओगे, 2 से 1 करोगे तो नष्ट हो जाओगे, कम से कम 2 छोड़ो। तो ये 4 की बात सतीश जी ने जो कही, वो मैं अभी जोड़ दूंगा वो मेरी चिट्ठी में। बट 2 की बात तो हम लोग कहते हैं, हर जहीं कहीं हम जाते हैं आशीर्वाद देने, उनको बोलते हैं कि भाई आप 2 आए हो संसार में, कम से कम 2 छोड़ के जाओ, और सबको सशक्त बनाओ, निर्भय बनाओ, साहस लाओ उनमें। ऐसे मोम के पुतले काम के नहीं है। युद्ध होगा योगेश जी, युद्ध जरूर होगा, और युद्ध हमको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए हम तो तैयार है, बट हमारी नई आने वाली जनरेशन भी तैयार होनी चाहिए। इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम सर, जय श्री राम। बिल्कुल सत्यता है। जय श्री राम। एक चीज छोटी सी मैं इसमें ऐड करनी चाहूंगा। जी सर। शैलेश जी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक चीज और है कि हम गवर्नमेंट से तो डिमांड रखें कि कानून आना चाहिए इस पर,
जनसंख्या नियंत्रण का, लेकिन हमें अपने लोगों में ये चीज अंदर अंदर फैलानी पड़ेगी कि भाई मान लो गवर्नमेंट कहती है 2 करोड़, तो 2 का बेनिफिट गवर्नमेंट देगी आपको। अरे भाई बेनिफिट लेने के लिए 2 को दिखा, तीसरे को गवर्नमेंट में शो क्यों करता है? जी, बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट में ऐड 2 को करा के रख, बाकी 2 को लावारिस में रखना। जब 2 को गवर्नमेंट पाल सकती है, 2 को तू नहीं पाल सकता। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर जी। योगेश जी जी सर। अरे सरकार, मैं बैठा हूँ, सरकारी एम्प्लॉय रिटायरमेंट हुआ हूँ, मेरे 4 बच्चे अभी हैं ऑलरेडी। पुरुषोत्तम सर क्या कह रहे थे? 1 मिनट सर। मैं ऐसा बोला रहा हूँ, पहले 2 तो करो। हाँ, 2 ही नहीं कर रहे हो। 2 करोगे तो आगे की सोचेंगे। देखिए मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मतलब गवर्नमेंट कल को कानून ले भी आती है तो भी हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है। हाँ, 2 को आप वहां शो कीजिए, तीसरे को शो मत कीजिए। कोई जरूरी है शो करना? भाई गवर्नमेंट को शो जो कर रहे हैं वो तो बेनिफिट लेने के लिए शो कर रहे हैं आप। मत शो कीजिए उसको। पहले तो गवर्नमेंट इसमें कुछ लेके आती है तब उसकी बाद की बात है, लेकिन तब तक तो हमारे जो अपने कमिटमेंट्स है समाज में ये मैसेज दे कि 2 से 3 पे आए, 4 पे आए, उस चीज को एक जिम्मेदारी के स्वभाव से हम बात रखें। और मैं अभी संजय सिमल्टी सर कुछ कहना चाह रहे थे, इनकी बात ले लेता हूँ, फिर सेशन को हम क्लोज करते हैं। सारे पॉइंट इस मुद्दे पे सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से रखे, बहुत ही अच्छी चीजें कवर अप हो गई। मिलने कहने के लिए इसमें कुछ बचा नहीं है, काफी सारी चीजें हो गई। मुझे एक ही बात कहनी थी, मुझे कहना है कि अक्सर हम यहाँ मीटिंग में जब डिस्कशन करते हैं ना, तो इसको क्योंकि हमारी संस्था बने हुए 3रा साल चल रहा है ये, ठीक है, तो हम जो मीटिंग करते हैं, बैठते हैं ना, होता क्या है कि हम जो भले ही 1000 की संख्या में 15-20 लोग इकट्ठे हो पाते हैं, तो कम से कम अपनी संस्था का कुछ अस्तित्व बनाए रखने के लिए या अस्तित्व को दिखाने के लिए, चीजों को साबित करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ ज्ञापन या अपने से कुछ लेटर किसी तरह का हमको देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई हमने ये प्रस्ताव शामिल किया है इसमें। क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन बहुत सारे अच्छे टॉपिक पे किया। उस टॉपिक से करें, भले ही हम जनसंख्या में कम हो, कोई बात नहीं, हम 3000 ही हैं 1.5 करोड़ में से, वो 1500 150-40 करोड़ में से, लेकिन हमें कम से कम रखना पड़ेगा। तो कम से कम क्या होगा, हम एक संस्था रखेगी, दूसरी संस्था रखेगी, तीसरी संस्था रखेगी, तो एक थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, जिसे पीआईएल कहते हैं ना, सम सॉर्ट ऑफ पीआईएल ही है। हम लोग 3000 लोग अगर कुछ समर्थन करके करें कि हमारी संस्था ने ये प्रस्ताव पारित किया, हमारी इतनी तारीख को ये मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने ये रखा है, तो एक मेरे ख्याल से इसको हर मुद्दे पे जिस पे भी हम डिस्कशन करते हैं ना, उसका सम सॉर्ट ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के अपने लेटर हेड में रखना चाहिए, जो कि अभी हमारा हुआ नहीं। उस तरह से हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू करें। ये मेरा अलग से एक पॉइंट था जो मैं कहना चाहता हूँ सभी में, है ना। कर सकते हैं सर इस पे, बिल्कुल। बाकी सेशन तो रिकॉर्ड है, लेकिन हाँ लेटर फॉर्म में जैसे किसी गवर्नमेंट बॉडी को किसी सब्जेक्ट पे देना है तो इसमें सर ऐड कर सकते हैं ये चीजें कि गवर्नमेंट सर रिकॉर्ड तो देखो अपनी मन शांति के लिए है हमारा। हमारे जो 1000 लोग 500 लोगों में जिसमें वीडियो हम फैलेंगे, शेयर करेंगे, जितने लोग शेयर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर के लिए हम एक लेटर देके अपना एक लेटर हेड में करके शुरू करें ना, तो मेरे ख्याल से हमारी संस्था के लिए भी सही है। हमारे विचारों को हम सामने रख पाएंगे कि हमने इतने बुद्धिजीवी लोगों ने इतना डिस्कशन किया, हमारी ये सोच है, हमारी ये मांग है, हमारा ये कहना है, ऐसा है। ये मेरा कहना था। बाकी जय श्री राम। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से समय भी हो चुका है और सभी ने काफी अच्छे से आज के टॉपिक में पार्टिसिपेट किया, अच्छे से चीजों को रखा, एक दूसरे की चीजों को सुना, समझा भी, और अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हुए शायद यहाँ से कुछ कमिटमेंट लेते हुए सभी लोग इस चीज को मानेंगे कि जहाँ पे भी समाज में उनकी उपस्थिति होती है, जिस भी किसी कार्यक्रम में या किसी दुख में सुख में, किसी भी फंक्शन में, तो उस चीज को रखें और जहाँ भी गैदरिंग होती है जिम्मेदारी से रखें। और यदि हम सही बात रखते हैं और सही चीज सही समय के हिसाब से रखते हैं तो लोग बात मानते हैं, बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम रखेंगे नहीं
तो इससे कहीं ना कहीं हमारी एक समाज के प्रति भी जो जिम्मेदारी है हम निभाएं। ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई बात नहीं मानेगा, 2 लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे, कुछ लोगों के कटाक्ष भी आएंगे, कुछ लोग इस पे दूसरे तरीके से भी आपको चीजों को लिए बात करेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे तो उन चीजों के भी आंसर आपके पास आ जाएंगे। तो बात अपनी रखें और जिम्मेदारी से रखें, और उस जिम्मेदारी से जब रखना शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लोगों के क्या चीजों पे, क्योंकि ये तो आज का एक मुद्दा हो गया, और भी मुद्दे हैं और भी चीजें हैं जैसे जैसे आप लोगों के समक्ष आती हैं। धन्यवाद सभी का। जय श्री राम, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। जो खाओ तुम बढ़े चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे हौसला बढ़ा के समापन करो यार। जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल हर बिल्कुल। हर महादेव। हर हर जय महादेव, श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम, राम। जय श्री राम। शुभ रात्रि।